एक एक बहुत परेशान करने वाले विचार से शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने फैसलों के, अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, लेकिन शायद आप नहीं हैं। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं और हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातें करना नहीं है, बल्कि इंसानी बर्ताव के पीछे छिपे उस कोड को समझने की कोशिश करना है जो हम सबको चलाता है। ये किताब हमारी कुछ सबसे गहरी धारणाओं पर सवाल उठाती है, जैसे कि हम बहुत रैशनल हैं, कि हम दिल से अच्छे इंसान हैं और ये कि हमारे पास जीने के लिए बहुत वक्त है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले मैं बस एक बात साफ कर दूं। ये चर्चा किसी पर उंगली उठाने या किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये खुद को एक बहुत ही ईमानदार आईने में देखने जैसा है। और कभी-कभी आईना वो दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। ये उन छिपी हुई ताकतों को समझने के बारे में है जो अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही हमारे कामों को दिशा देती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं, जो हमारी हमारी बुनियाद हिला देता है, तर्कहीनता का नियम। मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं अपने ज्यादातर फैसले बहुत सोच समझकर लॉजिक से लेती हूँ, लेकिन ये किताब एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देती है सवार और घोड़े की, कि हमारा जो तर्क वाला दिमाग है वो सवार है और हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, वो एक जंगली ताकतवर घोड़ा है। हाँ, और देखने में तो यही लगता है कि सवार मतलब हमारा दिमाग ही घोड़े को कंट्रोल कर रहा है, कि हम जहां जाना चाहते हैं वहीं जा रहे हैं, पर असलियत कुछ और है ना? बिल्कुल। ज्यादातर समय वो शक्तिशाली घोड़ा यानी हमारी भावनाएं अपनी मर्जी से दौड़ता है और सवार बस पीछे बैठकर खुद को और दुनिया को ये यकीन दिलाता रहता है कि हाँ हाँ, मैं तो इसी रास्ते पर जाना चाहता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या ये सच में होता है? अरे, ये हर रोज हर पल होता है। देखिए, किताब में इसे प्रतिक्रिया तंत्र कहा गया है। प्रतिक्रिया तंत्र मतलब किसी चीज पर तुरंत रिएक्ट करना। हाँ, सोचिए कोई सोशल मीडिया पर आपके विचार की आलोचना कर देता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा या फिर सफाई देने की इच्छा? बिल्कुल, ज्यादातर लोग तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं। उस वक्त आपका तर्क नहीं बोल रहा होता, तो क्या बोल रहा होता है? वो आपके अहंकार पर लगी चोट है। ये वो घोड़ा है जो किसी के टोकने पर बिदक गया है। उस पल में भावनाएं मतलब इमोशंस तर्क पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हम हमेशा अपनी भावनाओं की गुलामी बने रहेंगे? नहीं, किताब एक बहुत दिलचस्प रास्ता सुझाती है। वो है इनर एथेना को जगाने का। इनर एथेना? हाँ, एथेना ज्ञान की देवी थी। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई घटना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने और घोड़े को भागने देने के बजाय थोड़ा रुकें। अपने और अपनी भावना के बीच थोड़ी दूरी बनाएं। एक कदम पीछे हटकर किसी तीसरे इंसान की तरह खुद से पूछें, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या सामने वाला वाकई गलत है या बस मेरे अहंकार को चोट पहुंची है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तब इतना शांत और समझदार बने रहना तो वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। देखिए, ग्रीन कहते हैं कि रैशनैलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। तो फिर ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। शुरुआत में शायद आप 10 में से एक बार सफल होंगे, फिर 2 बार। धीरे धीरे आपका प्रतिक्रिया समय बढ़ने लगेगा। आप घोड़े पर लगाम कसना सीख जाएंगे। दावा करती है कि हम सभी में नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह का कुछ अंश होता है। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने अजीब लोगों में होता है। नहीं, किताब कहती है ये एक स्पेक्ट्रम है, एक पैमाना। एक स्पेक्ट्रम। हाँ, जरा सोचिए, इस पैमाने के एक सिरे पर स्वस्थ नार्सिसिस्ट हैं। इनमें आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, लेकिन साथ ही वे दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और उनकी परवाह करते हैं। और दूसरे सिरे पर? और फिर पैमाने का दूसरा सिरा आता है, जहां जहरीले या टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक वस्तु की तरह देखते हैं। और इन गहन नार्सिसिस्ट के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वे हमारे आसपास हो सकते हैं। बिल्कुल। किताब बताती है कि ऐसे लोगों के अंदर एक गहरा खालीपन होता है। उनकी खुद की कोई ठोस पहचान नहीं होती, इसलिए उन्हें जिंदा महसूस करने के लिए लगातार दूसरों से तारीफ और ध्यान की जरूरत पड़ती है। ये उनके लिए एक नशे की तरह है। तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को पहचाने कैसे? मतलब क्या इसके कुछ खास लक्षण होते हैं? हाँ, कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते।
अगर कुछ गलत होता है तो हमेशा किसी और की वजह से होता है। दूसरी, वो हर बातचीत को घुमा फिरा कर अपने ऊपर ले आते हैं। आप अपनी कोई समस्या बताएंगे और वो उसे अपनी कहानी से काटने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनमें समानुभूति अंधापन होता है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ मैं और मेरी ज़रूरतों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप उनकी तारीफ ना करें या ज़रा सी भी आलोचना कर दें तो उन्हें लगता है कि आपने उन पर हमला कर दिया है। ये दूसरों में पहचानना तो एक बात है, लेकिन जो ज्यादा मुश्किल सवाल है वो ये कि हम अपने अंदर इन लक्षणों को कैसे पहचानें। ये सोचना भी थोड़ा डरावना है। और यही इस किताब का असली मकसद है। इसका इलाज है समानुभूति, मतलब एम्पैथी। सिर्फ एम्पैथी? हाँ, लेकिन सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं। किताब इसे आंतरिक समानुभूति कहती है। आंतरिक समानुभूति? हाँ, इसका मतलब है सचमुच में खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर देखना। कल्पना कीजिए कि आप उस इंसान के जूते पहनकर एक दिन के लिए चल रहे हैं, उसकी सुबह से लेकर रात तक की जिंदगी जी रहे हैं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप लोगों को जज करना बंद कर देते हैं और उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। यह नार्सिसिज्म के जहर का सबसे पक्का तोड़ है। ये समानुभूति और दूसरों को समझने की बात हमें खुद के उन हिस्सों की तरफ ले जाती है जिन्हें हम खुद भी नहीं समझना चाहते। हम सब समाज में एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं, है ना? एक अच्छे सभ्य इंसान का मुखौटा। बिल्कुल। जब हमें गुस्सा आता है तो हम मुस्कुराते हैं, जब हमें किसी से जलन होती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, लेकिन इस मुखौटे के पीछे हमारी छाया, यानी हमारा शैडो सेल्फ छिपा होता है। ये हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा तहखाना है जहां हमने अपनी सारी दबी हुई छाएं, अपना लालच, अपनी आक्रामकता, सब कुछ बंद कर रखा है। वो सारी चीजें जो हमें लगता है कि अच्छे लोगों में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या ये छाया हमेशा उस तहखाने में बंद रहती है? नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। ये छाया कभी बंद नहीं रहती, यह हमेशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। किताब में इसे रिसाव या लीकेज कहा गया है। लीकेज? हाँ, ये तानों के रूप में बाहर निकलती है, मजाक की आड़ में कही गई कड़वी बातों के रूप में, या फिर अचानक गुस्से के विस्फोट के रूप में। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे ऑफिस में आपके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिलता है जिसे आप मनी मन पसंद नहीं करते। आप उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए बधाई तो देते हैं, बहुत बढ़िया, तुम इसके हकदार थे। ये आपका मुखौटा है। और छाया? लेकिन शाम को दोस्तों के साथ आप कहते हैं, हाँ, बॉस की चापलूसी करके तो कोई भी प्रमोशन ले सकता है। वो जो पीछे से निकली बात है वही आपकी छाया का लीकेज है। और किताब में एक बड़ी विरोधाभासी बात कही गई है कि जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा विनम्र और शांत दिखते हैं, अक्सर उनकी छाया सबसे गहरी और दबी हुई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के एक बहुत बड़े और प्राकृतिक हिस्से को पूरी तरह से दबा दिया है। देखिए, गुस्सा, महत्वाकांक्षा, थोड़ी बहुत आक्रामकता, ये सब इंसानी स्वभाव का हिस्सा हैं। हाँ, ये तो है। जब आप इन सब को पूरी तरह नकार देते हैं तो वो ऊर्जा अंदर ही अंदर सड़ने लगती है, और जब ये दबी हुई ऊर्जा बाहर निकलती है तो बहुत विनाशकारी रूप ले सकती है। लेकिन अगर हम अपने इस अंधेरे पक्ष को स्वीकार कर लें तो क्या हम बुरे इंसान नहीं बन जाएंगे? समाज में रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और किताब की सलाह यहीं पे क्रांतिकारी है। ग्रीन ये नहीं कहते कि अपनी छाया को खुली छूट दे दो, वो कहते हैं इसे समझो और इसकी ऊर्जा को सही दिशा दो। सही दिशा मतलब अपनी आक्रामकता को लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने की जिद में इस्तेमाल करो। अपनी ईर्ष्या को दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी छाया को नकारते रहेंगे तो वो आपको चुपके से नियंत्रित करेगी, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसकी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद के हर हिस्से को स्वीकार करना, अच्छा और बुरा, ये हमें सबसे बड़ी और अंतिम सच्चाई की ओर ले जाता है। एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सब भागते हैं, और ये है किताब का 18वां नियम, मृत्यु पर ध्यान देना। रॉबर्ट ग्रीन चाहते हैं कि हम हर दिन मौत के बारे में सोचें। ये सुनने में बहुत अजीब, बहुत डरावना लगता है। कोई ऐसा क्यों चाहेगा? क्योंकि हम सब मौत से इनकार में जीते हैं। इनकार में? हाँ, हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है, और यही सोच हमें छोटा और तुच्छ बना देती है। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, मामूली अपमान को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं, उन सपनों को टालते रहते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो मौत के बारे में सोचने से ये सब कैसे बदल जाएगा? और भी ज्यादा डिप्रेशन वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ग्रीन हमें एक पुरानी कहावत याद दिलाते हैं, मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी, इसका मतलब है याद रखो कि तुम्हें मरना है। जब आप इस सच्चाई को अपने करीब रखते हैं तो ये आपकी जिंदगी के फिल्टर को बदल देती है। अचानक हर चीज जरूरी और कीमती लगने लगती है। आप छोटी मोटी शिकायतों और झगड़ों से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मेरे पास जो सीमित समय है, क्या ये काम, ये बहस, ये चिंता उसके लायक है? तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है। ये अंतिम रियलिटी चेक है। किताब मृत्यु को सिर्फ एक अंत के रूप में नहीं देखती, ये उसे उद्दात यानी द सबलाइम कहती है। द सबलाइम। हाँ, ये वो अनुभव है जो आपको आपकी छोटी छोटी परेशानियों से निकालकर इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब आप रात में आसमान के तारों को देखते हैं या किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं, तो आपको अपनी नश्वरता और इस दुनिया की विशालता का एहसास होता है। ये एहसास आपको डराता नहीं, बल्कि विनम्र बनाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा पर जरूरी हिस्सा हैं और आपकी भूमिका सीमित है, इसलिए इसे अच्छे से निभाएं। सच्चाई को गले लगाया जिससे हम भागते हैं। हाँ, ये किताब दूसरों के व्यवहार को समझने का एक टूल तो है ही, लेकिन शायद इसका असली मकसद कुछ और है। ये खुद को समझने का एक नक्शा है, इससे पहले के समय खत्म हो जाए। और अंत में ये एक ही सवाल छोड़ जाती है जो शायद सबसे जरूरी है, इस मुखौटे के पीछे और अंत आने से पहले असली मैं कौन है।